हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने व्यक्तित्व के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी के आगे हम कुछ ऐसे कारकों के बारे में चर्चा करेंगे जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अर्थात ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि इस आधार पर देखा जाए तो मुख्यतः दो ऐसे कारक हैं जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है जैविक कारक या आनुवंशिक कारक, इसी को बायोलॉजिकल फैक्टर भी कहते हैं। और दूसरा कारक है वातावरणीय कारक या इन्वायरमेंटल फैक्टर। यही प्रमुख दो कारक हैं जो व्यक्ति की जो मौलिक संरचना है या उसके व्यक्तित्व की जो मौलिक संरचना है उसका निर्धारण करती है। अब हम एक एक फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला कारक हमने आपको बताया जैविक कारक या आनुवंशिक कारक। जैविक कारक या आनुवंशिक कारक। अब देखिए, जैविक कारक इसी को बायोलॉजिकल फैक्टर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति की मौलिक संरचना के निर्धारण में उसका सहयोग करती है। तो इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो प्रमुख चार तत्व है, चार ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। इसमें पहला प्रमुख नाम देखा जाता है वो है शरीर या फिजिक। शरीर, अब देखिए शरीर के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी संरचनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसके आधार पर हम व्यक्तित्व के निर्धारण की बात करते हैं। इस शरीर के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के रंग, रूप, कद काठी, शारीरिक गठन, भार, वाणी और स्वर के बारे में अध्ययन करते हैं। और यही तीन चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसके शरीर का निर्माण करते हैं और उसके शरीर को एक सही आकार देते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी व्यक्ति का शरीर जैसे ही जिस प्रकार का होगा उसका व्यक्तित्व वैसे ही दिखेगा। दूसरा कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसी को इंग्लिश में इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां होती हैं और सभी ग्रंथियों का कुछ न कुछ सहयोग इस शरीर के निर्माण में होता है। यदि मुख्यतः देखें तो इसके अंतर्गत हमारे शरीर की जितनी भी आंतरिक कुछ ऐसी प्रणालियां हैं उसके विकास में इन ग्रंथियों का बहुत बड़ा जो रोल है या बहुत बड़ा एक कार्य है वो जाना जाता है। कह सकते हैं कि इन ग्रंथियों के अभाव में व्यक्ति का जो शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है या कहीं ना कहीं उसकी कमी हो जाती है। और इन प्रमुख ग्रंथियों के यदि के हिसाब से देखा जाए तो प्रमुख जो योगदान माना जाता है वो थायराइड ग्रंथि का माना जाता है। और इसके अलावा देखिए, आपकी अवटु ग्रंथि या जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, और इसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि और गोनाड या जिसको जनन ग्रंथि बोलते हैं, आदि कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो शरीर के विकास में या शरीर के आंतरिक विकास में इन सभी ग्रंथियों कुछ न कुछ योगदान माना जाता है। अगला जो इसका एक तीसरा जो एलिमेंट्स है वो हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। इसका व्यक्तित्व विकास में प्रमुख योगदान माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि सामान्य है या तीव्र है या
आउटस्टैंडिंग है। कहने का मतलब ये है कि यदि वो सामान्य बुद्धि का है तो उसकी जो क्रिया शैली है या जो समाज से संपर्क स्थापित करने की जो शैली है उसके आधार पर निर्धारित होती हैं। यदि कोई सामान्य से अलग हटकर है, ये जिसको कहते कह सकते हैं कि अ, मनोविज्ञान की भाषा में यदि आप देखें तो कुछ ऐसे कारक हैं बुद्धि के जो व्यक्ति को अलग-अलग तरह से समाज में रहकर उसकी उसी प्रकार से अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कुछ ऐसे विशिष्ट बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर तक होती है। तो उनके बारे में यदि आपने अध्ययन किया होगा या थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो वो जल्दी किसी से घुलना-मिलना पसंद नहीं करते। और यदि सामान्य बुद्धि का बालक होता है या व्यक्ति होता है, तो सबसे मिलना-जुलना पसंद करता है, समाज में लोगों के साथ रहना पसंद करता है। और यदि इसी की श्रेणी में कुछ ऐसे डल या बुद्धू टाइप के जो व्यक्ति होते हैं या जो छात्र होते हैं, उनकी कुछ अलग बुद्धि होती है और उसी आधार पर वो घुलते-मिलते हैं, समाज में अनुक्रिया करते हैं या लोगों से अनुक्रिया करते हैं। तो बुद्धि भी व्यक्तित्व के निर्माण में एक प्रमुख कारक माना जाता है। अगला जो कारक है वो है जो एलिमेंट्स है, तत्व है, वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, इसी को नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए तंत्रिका तंत्र के बारे में यदि देखा जाए, कहा जाए, जिसका जो प्रमुख अंग है या प्रमुख केंद्र बिंदु है वो मस्तिष्क होता है। और जिस व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम या जितना भी स्ट्रांग होता है या मजबूत होता है, वह व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है और व्यक्ति के हर प्रकार के व्यवहार को समझता है और समझकर वो उसी आधार पर व्यवहार करता है। कहने का तात्पर्य है कि तंत्रिका तंत्र एक शरीर का या मानव शरीर का एक ऐसा तंत्र है जो उस व्यक्ति के समस्त संचार तंत्र को कंट्रोल में रखते हुए व्यक्ति की जो भी अनुक्रियाएं हैं उसको संपन्न करता है। ठीक है। इस आधार पर यदि देखें तो जैविक कारकों के अंतर्गत ये प्रमुख 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे 4 तत्व ऐसे हैं जो व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये तो पहला हो गया आपका जैविक कारक। दूसरे कारक के बारे में आपको जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ। दूसरा कारक है वातावरणीय कारक, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को समाज में रहकर जो भी सामाजिक चीजें हैं उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। और ये जो वातावरणीय कारक या इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो व्यक्ति को उससे, उसके समाज से, उसके परिवार से जो जो चीज़ें मिली हैं वो उसी के आधार पर रहता है, उसी के आधार पर सीखता है और उसी के आधार पर व्यवहार करता है। ठीक है। तो पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, पर्यावरणीय कारक या इसी को इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब देखिए इसके अंतर्गत लगभग 4 या 5 प्रकार के ऐसे तत्व या ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो व्यक्ति को वातावरण में रहते हुए सीधे रूप से प्रभावित करता है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो पहला जो कारक है वो आता है भौतिक कारक या फिजिकल इन्वायरमेंट। भौतिक कारक, इसी को फिजिकल इन्वायरमेंट के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। अब देखिए भौतिक कारक के अंतर्गत या भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम एक ऐसे पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं जो व्यक्ति को सीधे रूप से प्रभावित करता है। हमारे आसपास का जो वातावरण है,
हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब भौतिक इन्वायरमेंट या फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत उसको जाना जाता है। अब जैसे किसी अन्य देश की तुलना करें हम अपने देश की, जैसे हमारे देश की जो जलवायु हो वो मानसूनी जलवायु है, और लगभग वर्ष में हर 3 या 4 महीने बाद जो मौसम है वो परिवर्तित होता रहता है, और यहाँ की जो जलवायु है वो परिवर्तित होती रहती है, और उसी आधार पर जो जाड़ा, गर्मी और बरसात जो ऋतुएँ हैं, उस ऋतु तो और 3 से ज़्यादा होती हैं, तो वो कहीं न कहीं समय के आधार पर वो चेंज होता रहता है। लेकिन यदि हम देखें ऐसे देशों के बारे में, ऐसे देशों के बारे में जानें, जहाँ की जलवायु ठंडी है और लगभग वर्ष भर वहाँ ठंडी पड़ती है, तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनकी कद-काठी कैसी होती है, उनका रंग-रूप कैसा होता है, उनका आकार कैसा होता है, वो परिश्रमी कैसे, मतलब कितने मेहनती होते हैं, उनकी जो शिक्षा-दीक्षा एजुकेशन है वो कैसी होती है। तो लगभग देखा जाए तो हमारे यहाँ से काफ़ी कुछ अंतर या काफ़ी कुछ डिफरेंट वहाँ आपको समझ में आएँगे। कहने का मतलब ये है कि जो ठंडी जलवायु के जो व्यक्ति होते हैं, है ना? तो वो कहीं न कहीं स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वहाँ जो छोटे-छोटे जो ऐसे कुछ वायरस या कुछ ऐसे छोटे-छोटे जो बीमारियाँ होती हैं वो कम होती हैं। तो साधारण सी बात है कि वहाँ के लोग देखिए स्वस्थ होंगे और सुंदर भी होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो सूर्य का प्रकाश है काफ़ी समय तक अ, नहीं समझ में आता, और कहने की एक जो जैनिक कहते हैं एक कुछ प्रजाति विशेषता भी उनमें ऐसी पाई जाती है। तो देखने में वो सुंदर होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं तथा बुद्धिमान भी होते हैं। लेकिन यदि आप तुलना करें इसी के विपरीत गर्म जलवायु के लोगों से, तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते, और कहीं न कहीं वर्क काम की तुलना में देखें तो कहीं न कहीं आलसी होते हैं, और शिक्षा-दीक्षा भी बहुत ज़्यादा उनकी तुलना में थोड़ा कुछ कमज़ोर कह सकते हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रभाव देखिए उसका पड़ता है। तो देखिए भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि जहाँ की जलवायु ठंडी है, तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, जहाँ की जलवायु गर्म है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो कैसी आपको दिखेंगी, और ये सीधे तौर पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा, तो उसका जो व्यक्तित्व है कुछ और होगा। यदि व्यक्ति कहीं न कहीं समय-समय पर या निरंतर बीमार रहेगा या कहीं ऐसी समस्याओं से पीड़ित रहेगा, ग्रसित रहेगा, तो उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा रहेगा। तो आप इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं। तो पहला कारक क्या मैंने एलिमेंट्स क्या बताया? भौतिक पर्यावरण या भौतिक कारक। दूसरा है इसका इसी का सामाजिक। सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण इसी को सोशल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। अब देखिए सामाजिक पर्यावरण जहाँ वो व्यक्ति निवास करता है, जहाँ वो रहता है, तो उस व्यक्ति के घर का माहौल कैसा है, उसके माता-पिता कैसे हैं, उसके समाज का जो माहौल है वो कैसा है, साथ ही साथ उसके पास-पड़ोस तथा जो उसके समूह, मतलब जिस समूह का वो सदस्य है, उस समूह की स्थिति कैसी है, उस समूह की जो सामाजिक स्थिति है वो कैसी है। इन सभी चीज़ों का प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में पड़ता है। अर्थात कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जो परिवार है ये ज़्यादा शिक्षित है, ज़्यादा धनाढ्य है, सारी चीज़ें सुविधाएँ हैं, हर चीज़ की सुविधा है, तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है, उसके शरीर पर पड़ता है, उसके विकास पर पड़ता है। तो व्यक्तित्व अपने आप कहीं न कहीं अलग दिखता है, ठीक है? उसके आस-पास का जो अ, वातावरण है, उसके पड़ोस के लोग कैसे हैं, जिस समूह का वो सदस्य है, उस समूह के लोग कैसे हैं, फिर यदि समूह के लोग शिक्षित हैं और उस समूह का वो कहीं न कहीं सदस्य बन रहा है या बन गया है, तो उस उन सभी चीज़ों का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है, ठीक है? तो कह सकते हैं कि जो सामाजिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, ये अगला जो इस एक जो तत्व है वो है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब देखिए आर्थिक पर्यावरण भी कहीं न कहीं काफ़ी मात्रा में प्रभावित करता है। जिस घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है,
किसी चीज़ की समस्या नहीं होती, सारे जो सुख सुविधा यदि मौजूद रहती है, तो बच्चों के विकास के बारे में माता-पिता सोचते हैं। हर सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं जो उनको उस समय चाहिए होता है। लेकिन यदि आर्थिक स्थिति या परिवार की जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है और कोई समस्या है, आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, कोई समस्या है, कोई घर में बीमार है या जो घर का जो मुख्य सदस्य है वही एक इनकम का स्रोत है और उसी के द्वारा सारी चीज़ें निर्धारित हैं। तो कहीं न कहीं उस उस कारण का प्रभाव लगभग घर के सभी लोगों पर पड़ता है, घर के सभी लोगों के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो कह सकते हैं कि जो आर्थिक कारक है या जो इकोनॉमिकल जो फैक्टर है या एनवायरनमेंट है, वो भी कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो कारक है, अगला जो कारक है वो सांस्कृतिक पर्यावरण है। सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट। अब देखिए सांस्कृतिक पर्यावरण व्यक्ति को सीधे रूप से प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति जिस समाज का अंग है या जिस समाज में वो रहता है, तो उसकी संस्कृति में जैसी चीज़ें घटित हो रही होंगी, जैसी चीज़ें उपलब्ध होंगी, उन सभी चीज़ों का प्रभाव व्यक्तित्व के निर्माण में या व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। कहने का तात्पर्य है, यदि कोई व्यक्ति एक ऐसी संस्कृति से है, जो संस्कृति बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा आधुनिक मतलब कह सकते हैं कि ऐसी संस्कृति जो बिल्कुल आधुनिकता की दौड़ में आगे से आगे बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं ऐसे संस्कृति का प्रभाव व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। अब यदि किसी व्यक्ति की संस्कृति ऐसी है या कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ की संस्कृति बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसे या उस संस्कृति से जो भी व्यक्ति या जो भी जिन बच्चे जो कहीं न कहीं उस संस्कृति से आगे बढ़ रहे होंगे, तो उन सभी तत्वों का या उन सभी एलिमेंट्स का प्रभाव उन बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक नहीं हो सकता। तो संस्कृति भी या कल्चर भी व्यक्ति के या व्यक्तित्व के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो देखिए इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे फैक्टर, कुछ ऐसे कारकों के बारे में हमने चर्चा करी जो व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। हमने बताया कि देखिए प्रमुख 2 कारक होते हैं। एक तो जैविक कारक होता है, जिसमें आपने शरीर के बारे में पढ़ा, जाना और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना, साथ ही बुद्धि और तंत्रिका तंत्र। ये जैविक कारकों के अंतर्गत ये 4 प्रमुख एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आपने जाना। दूसरा कारक मैंने बताया था वातावरणीय कारक या इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत मैंने लगभग 4 कारक ही मैंने बताए थे। पहला था देखिए भौतिक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक पर्यावरण, तीसरा था आपका आर्थिक और चौथा सांस्कृतिक पर्यावरण। तो देखिए ये प्रमुख 2 तत्वों के 2 फैक्टरों के कारकों के बारे में आपने जाना, ठीक है? तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जानकारी आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।